अब हम टर्गर प्रेशर के बारे में बात करेंगे बच्चे। टर्गर प्रेशर आपने क्या देखा बताओ कि जब सेल को कहाँ रखोगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है, तो क्या होगा, पानी एंटर करेगा, पानी एंटर करेगा तो सेल मेम्ब्रेन प्रेशर लगाएगी किसके ऊपर, सेल वॉल के ऊपर, तो इसी प्रेशर को क्या बोलेंगे, टर्गर प्रेशर, ठीक है। और इस प्रेशर को अपोज करने के लिए, ठीक है, इसको अपोज करने के लिए ये जो सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल भी इसके ऊपर प्रेशर लगाती है, किसके ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, ताकि सेल का जो शेप है वो बना रहे, ये ना हो कि सेल रप्चर कर जाए। सोचो ये बढ़ता चला गया तो फट जाएगी ना सेल, फिर तो सेल बची रहे, इसके लिए क्या करेगा, ये सेल वॉल जो कि रिजिड स्ट्रक्चर होता है, पता है हमें, रिजिड स्ट्रक्चर होता है हमारा सेल वॉल, ठीक है। तो सेल वॉल भी क्या करता है, प्रेशर लगाता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, जिससे कि ये बचे रहते हैं, ठीक है, जिससे कि सेल मेम्ब्रेन उसको कंट्रोल में रखा हुआ है। और ये जो सेल वॉल जो प्रेशर लगाती है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, इसको हम बोलते हैं वॉल प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, वॉल प्रेशर, ठीक है। किस पे लगाया सेल वॉल ने, तो टर्जिड टर्जिड सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रेशर लगाया है सेल वॉल ने, उसको बोलते हैं वॉल प्रेशर। और नॉर्मली क्या होता है प्लांट सेल के अंदर, टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर, इसीलिए प्लांट की सेल जो है वो बची हुई है, ठीक है। यही अगर हम बात करें एनिमल सेल रख दो आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, हमारी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम एनिमल की सेल रख दें, हमारी आरबीसी को रख दो, तो क्या होगा, हमारी आरबीसी के अंदर जब पानी एंटर करेगा तो हमारी सेल मेम्ब्रेन फैलेगी फैलेगी, और जब फैलेगी तो क्या होगा, यहां पर तो कोई सेल वॉल है नहीं, और सेल वॉल नहीं है तो इसीलिए क्या कर जाएगी, रप्चर कर जाएगी। वही प्लांट की सेल रप्चर नहीं कर रही है, हमारी आरबीसी रप्चर कर जाएगी, क्यों, क्योंकि यहां पर सेल वॉल नहीं है जो उसको रेजिस्ट करेगा वॉल प्रेशर से। तो ये हमें समझ में आ गया। यानी कहीं ना कहीं जैसे हमारी प्लाज्मोलिसिस एक लिविंग बीइंग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, हमारा टर्गर प्रेशर भी कहीं ना कहीं क्या होगा बताओ, लिविंग सिस्टम पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा सर, जिसके पास सेल मेम्ब्रेन होगी वही तो प्रेशर लगाएगा, तभी तो टर्गर प्रेशर बोलोगे। यानी सर ये भी एक लिविंग सिस्टम की प्रॉपर्टी है, ठीक है, लिविंग सेल की प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम बात करें, अगर मैं बोलूं आपसे बताओ कि मैक्सिमम टर्गर प्रेशर कितना होगा, किसी भी सेल का मैक्सिमम टर्गर प्रेशर बताओ कितना होगा, तो सर मैक्सिमम टर्गर प्रेशर वही होगा जो मैक्सिमम प्रेशर ये बॉल लगाएगी। और मैक्सिमम प्रेशर कितना लगाएगी वो डिपेंड करेगा कि कब सेल मैक्सिमम टर्जिड हो रही है, तो जब सेल मैक्सिमम टर्जिड हो जाएगी, मैक्सिमम फैल जाएगी, तो मैक्सिमम प्रेशर लगाएगी, ये तो नॉर्मल सी बात है। अब वो सेल कितना फैलेगी ये किस पे डिपेंड करेगा, सेल कितना फैलेगी वो डिपेंड करेगा कितना पानी जाएगा, ठीक है सर ये भी बात सही है। और कितना पानी जाएगा ये किस पर डिपेंड करेगा बताओ, कितना पानी जाएगा ये डिपेंड करेगा इसके अंदर कितना सोल्यूट है, क्योंकि सोल्यूट ही तो पानी की दिक्कत कराता है, सही है, हाँ सर। तो इसके अंदर कितना पानी जाएगा वो डिपेंड करेगा कितना इसके अंदर सोल्यूट है, कितना इसके अंदर सोल्यूट है, कितना उसने पानी को बांधा हुआ है, ठीक है, हाँ सर। तो हमें समझ में आ गया कि अगर कोई आपसे पूछे कि मैक्सिमम टर्गर प्रेशर कितना होगा, यानी अगर कोई आपसे इतना पूछे बताओ टर्गर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, तो क्या देना कि सोल्यूट पे, क्या किस पे डिपेंड करेगा, सोल्यूट पे। और सोल्यूट के कारण जो पोटेंशियल होता है उसको क्या बोलते हैं, सोल्यूट पोटेंशियल। और सोल्यूट पोटेंशियल तो निगेटिव क्वांटिटी होती है, और टर्गर प्रेशर तो पॉजिटिव प्रेशर है, पॉजिटिव प्रेशर है टर्गर प्रेशर तो, ठीक है। और ये हमारी सोल्यूट पोटेंशियल तो निगेटिव क्वांटिटी है, लेकिन हमने एक और पॉजिटिव क्वांटिटी खोज ली है जो कि सोल्यूट पोटेंशियल के बराबर होती है और पॉजिटिव होती है, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर पर। और मैक्सिमम टर्गर प्रेशर कितना होगा वो डिपेंड करेगा वहां पर कितने सोल्यूट हैं, और सोल्यूट के कारण पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल, और सोल्यूट पोटेंशियल किसके बराबर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है, साइन भी पॉजिटिव होता है। यानी मैक्सिमम टर्गर प्रेशर जो होगा वहां के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा, उस सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि मैक्सिमम टर्गर प्रेशर मतलब कितना प्रेशर लगा सकता है, वो डिपेंड करेगा कितना पानी जाएगा, और पानी कितना जाएगा वो डिपेंड करेगा कितना सोल्यूट है, क्योंकि पानी सोल्यूट की वजह से ही अंदर जा रहा है बच्चे, ठीक है। पूरी कहानी आपने समझ ली है, ठीक। तो किसी भी सेल का जो मैक्सिमम टर्गर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, तो उस सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा, उस सेल के कितना सोल्यूट भरा होगा उस पर डिपेंड करेगा वो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लिख लेते हैं एक बार। टर्गर प्रेशर क्या होता है, व्हेन सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रख दिया तो क्या होगा, वाटर एंटर्स द सेल, पानी एंटर करेगा, ये क्या करेगा, एंटरिंग पानी, कॉजिंग द प्रोटोप्लास्ट टू बिल्ड अप हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट क्या करेगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगाएगा किस पे, सेल वॉल पर, अगेंस्ट द सेल वॉल। और इसी जो प्रेशर लगाया गया इसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। ये जो प्रेशर लगाया गया है सेल वॉल पर, दिस प्रेशर इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। और अगर हम बात करें प्रेशर एक्सर्टेड बाई सेल वॉल ही प्रेशर लगाएगी, उस प्रेशर को क्या बोलेंगे, वॉल प्रेशर, ठीक है। किसके अगेंस्ट लगा रही है, टर्जिड प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट मतलब सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट जो हमारी सेल वॉल प्रेशर लगा रही है उसको हम बोलते हैं वॉल प्रेशर। और वॉल टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर नॉर्मली, इसलिए तो बची हुई है वो सेल,
और हमारे अंदर रप्चर कर गई, क्योंकि वॉल प्रेशर नाम कोई चीज़ है नहीं। और कोई पूछ देगा तो मैक्सिमम टर्गर प्रेशर कितना होगा, तो वो होगा तुम्हारा किसके अंदर होगा मैक्सिमम टर्गर प्रेशर, तो फुली टर्जिड सेल के अंदर। फुली टर्जिड सेल के अंदर कितना पानी जाएगा ये किस पे डिपेंड करेगा, उसके अंदर कितने सॉल्यूट है, यानी मैक्सिमम टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल। सही है सर, आप समझ में आया कि ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर ही होना चाहिए। अगर बोलें बताओ फ्लैसिड सेल का टर्गर प्रेशर क्या होगा, तो फ्लैसिड सेल का मतलब क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से जस्ट चिपकी हुई है, जस्ट चिपकी हुई है, कोई प्रेशर नहीं लगा रही। मैंने यही तो बताया था, फ्लैसिड में जस्ट चिपकी रहती है, कोई प्रेशर नहीं लगाती। कोई प्रेशर नहीं लगा रही मतलब टर्गर प्रेशर जीरो। अगर जस्ट चिपकी है तो जीरो है, और लगाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगा टर्गर प्रेशर। तो जीरो के नीचे क्या होता है, निगेटिव होता है। और जीरो के नीचे मतलब कि सेल मेम्ब्रेन अगर श्रिंक कर गई, यही तो मतलब हुआ ना। जीरो के नीचे मतलब क्या, सेल मेम्ब्रेन अंदर आ गई। अंदर आ गई मतलब कौन सी कंडीशन, प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन। तो अगर कोई पूछ दे कि प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन में टर्गर प्रेशर कितना होगा, तो वो निगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि जब चिपकी है तो जीरो है, और लगा रही है तो पॉजिटिव है। तो जब सेल मेम्ब्रेन थोड़ा दूर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो निगेटिव हो जाएगा वो। सर अंदर आ गए तो निगेटिव हो, क्योंकि ये जीरो लेवल है आपका, तो निगेटिव। ऐसे समझ सकते हो बच्चे, ठीक है आप। तो प्लाज्मोलाइज्ड सेल में क्या हो जाएगा, टर्गर प्रेशर निगेटिव होगा, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए सिग्निफिकेंस क्या है टर्गर प्रेशर का, क्या काम आएगा प्लांट के अंदर, क्या कर रहा है ये, तो ये सेल की शेप को मेंटेन करता है। क्यों, क्योंकि जब पानी अंदर जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन पूरी चिपकी रहेगी, फैली रहेगी एकदम सेल, तो उसका शेप मेंटेन रहेगा पूरा, है ना। सेल की शेप को मेंटेन कर रहा है। और क्या कर रहा है, एनलार्जमेंट करेगा। क्यों, लगातार जो ये प्रेशर लगता रहेगा सेल वॉल पर, तभी तो सेल क्या करेगी, फैलेगी, एक्सटेंशन होगा, एनलार्जमेंट होगा, तो एक्सटेंशन ग्रोथ कराएगा सेल के अंदर, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चे डीपीटी के बारे में। डीपीटी का मतलब होता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डेफिनेशन क्या है, क्या चीजें, वो बात की बात है। पहले इसका प्रैक्टिकल मतलब समझते हैं क्या होता है। डीपीटी का मतलब आज के बाद आप समझोगे डिमांड ऑफ वाटर, पानी की जरूरत। देखो लिखा मैंने डिमांड ऑफ वाटर। डिमांड ऑफ वाटर, कितनी पानी की जरूरत है, वही डीपीटी है किसी भी सेल की। देखिए अब जैसे ही देखो, यहां मान लो कोई सेल रखी हुई है। अब इस सेल की कितनी पानी की जरूरत है, किस पर डिपेंड करेगा बताओ। तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर कितना सोल्यूट है, इसमें जितना ज्यादा सोल्यूट होगा उतना ही ज्यादा पानी यहां पर कम होगा, ठीक है। तो पानी की कमी कौन कराएगा यहां पर, किसकी वजह से पानी की कमी होगी, वो है सोल्यूट। और सोल्यूट के कारण जो पोटेंशियल होता है उसको हम बोलते हैं सोल्यूट पोटेंशियल। और सोल्यूट पोटेंशियल किसके बराबर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बराबर, ठीक है। क्योंकि सारे पॉजिटिव प्रेशर होते हैं यहां पर, तो यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर हमने लिख लिया, ठीक। तो यहां का जो पानी की जो कमी है वो किसकी वजह से है, वो कौन बता रहा है, यहां की पानी की कमी को कौन बता रहा है, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बता रहा है। सही है इस सेल का। और बताइए अब इस सेल के अंदर पानी जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ। एकदम जाएगा सर। अगर आपने इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया है, इसको अगर जरूरत है मतलब जिस सॉल्यूशन में रखेंगे उसमें से पानी एंटर करना शुरू हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि जरूरत वाली सेल है। आपने बताया जरूरत पता करनी है हमें। तो जब पानी इसके अंदर एंटर करने लगेगा तो क्या होगा बताओ। पानी इसके अंदर एंटर करेगा तो पानी के एंटर करने से जो प्रेशर जनरेट होता है, क्या बोलते हैं उसको, टर्गर प्रेशर। और ये टर्गर प्रेशर क्या बता रहा है, टर्गर प्रेशर इसकी पूर्ति को बता रहा है। पूर्ति को मतलब क्या, कितना पानी इसको मिल गया, कितना पानी इसको मिल गया कौन बता रहा है, टर्गर प्रेशर। कितने पानी की जरूरत थी, वो एग्जैक्ट जरूरत क्या है, वो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, क्योंकि ये सोल्यूट पोटेंशियल के बराबर होती है जरूरत उसकी, ठीक है। तो अब इस सेल के अंदर अब नेट कितनी जरूरत बची, कैसे निकालोगे बताओ। सर तो टोटल कितनी जरूरत थी, ऑस्मोटिक प्रेशर, माइनस कितनी जरूरत पूरी हो गई। जरूरत कैसे पूरी होगी, जितना पानी एंटर होगा उतना जरूरत पूरा हो जाएगा। और जरूरत पानी के एंटर होने से पूरा हो रहा है, और पानी के एंटर होने से जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वो क्या है, तुम्हारा टर्गर प्रेशर है। तो कितनी जरूरत थी माइनस कितनी जरूरत पूरी हो गई, वही क्या बच जाएगी, वही उसकी डिमांड बच जाएगी। वही क्या बच जाएगा, उसका डिमांड, कितना उसमें डिमांड बचा हुआ है। समझ में आ रहा है। तो आप इस तरह से निकालते हो क्या चीज, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, मतलब डिमांड। आप तो इसको समझो डिमांड ऑफ वाटर, पानी कितनी जरूरत है वो बताता है ये। कैसे निकालेंगे इसको, ओपी माइनस टीपी, ठीक है। और वैसे एक्चुअली इसका मतलब क्या है, नाम ही में देखो लिखा है डिफ्यूजन। देखो यहां देखो, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, मतलब डिफ्यूजन, जितने रेट से डिफ्यूजन हो रहा था, जिस यहां से पानी इधर जा रहा है, ठीक है। पानी जो है एक कंपार्टमेंट से दूसरी कंपार्टमेंट में जा रहा है, तो पानी का डिफ्यूजन हो रहा है ये। अब क्या हुआ, अब अगर आपने इसमें कोई सोल्यूट डाल दिया, क्या डाल दिया इसमें, सोल्यूट डाल दिया। सोल्यूट डालने से क्या होगा बताओ, जितनी रेट से पानी जा रहा था अब वो रेट बढ़ जाएगी कि घट जाएगी, तो सर वो रेट घट जाएगी। क्यों, सोल्यूट डालते ही वो सोल्यूट क्या करेगा, यहाँ के पानी को बांध लेगा, और यहाँ के पानी को बांध लेगा तो पानी कम फ्री हो जाएगा, तो कम जाएगा। तो जैसे आप इसके यहाँ से मान लो पानी जा रहा है
और जैसे आपने इस कंपार्टमेंट में क्या डाला, सोल्यूट डाला, तो पानी के जाने की जो रेट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब पानी का जो डिफ्यूजन है वो कम हो जाएगा, डेफिसिट कर जाएगा। तो इस सोल्यूट के ऐड करने से जो इसके डिफ्यूजन में जो कमी आई है उसी को बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। मतलब डिफ्यूजन का जो प्रेशर है वो कम हो गया। ठीक है, तो लिखिए इसको, डिक्रीज इन डिफ्यूजन प्रेशर ड्यू टू एडिशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। सोल्यूट पार्टिकल के एडिशन से क्या हुआ, डिफ्यूजन प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, डेफिसिट हो गया। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। या फिर इसको हम डायरेक्ट अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, डिमांड ऑफ वाटर, पानी कितने डिमांड है। कैसे निकालते हैं, तो डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं इसमें। अगर कोई पूछे बताओ फुली टर्जिड सेल है उसकी डीपीडी बताओ। सर आप ही ने बताया था डीपीडी मतलब डिमांड ऑफ वाटर, पानी कितनी कमी है। और अगर सेल फुली टर्जिड हो गई, फुली टर्जिड का मतलब क्या होता है, जितना पानी घुसना था घुस गया, अब उसको पानी कमी रही क्या, नहीं रही सर, नहीं रही तो नहीं रही तो डीपीटी कितनी हो जाएगी सर, फुली टर्जिड सेल की डीपीटी जीरो हो जाएगी। क्यों, उसमें तो पानी कमी नहीं है सर, अब तो जीरो हो जाएगी। इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इधर देखो, फुली टर्जिड सेल का टर्गर प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है। तो फॉर्मूले में रख दो, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर को भी ऑस्मोटिक प्रेशर लिख दो, जीरो हो गया। देखो ऐसे निकाल लेंगे। अगर देखो लिखा है फॉर फ्लैसिड सेल, सेल अगर फ्लैसिड है, फ्लैसिड सेल में बताओ क्या होगा, अगर सेल अगर कोई फ्लैसिड है, फ्लैसिड मतलब क्या होगा, उसका टर्गर प्रेशर कितना है, टर्गर प्रेशर फ्लैसिड सेल का जीरो होता है। तो अब इसमें कितना कितना इसका डिमांड रह गया, डिमांड वही रह गया जो एक्चुअल डिमांड था। और एक्चुअल डिमांड कौन बताता है, सोल्यूट। ठीक है, क्योंकि पानी तो एंटर कर नहीं रहा, तो जो एक्चुअल डिमांड है वो बची रह जाएगी, क्योंकि उस डिमांड को पूरा करने वाला जो है वो तो पानी एंटर करता है तब जाता है। और फ्लैसिड सेल में तो नेट पानी का एंट्री होता ही नहीं है, आप जानते हो फ्लैसिड सेल का मतलब। तो यहाँ पर डिमांड कितनी रह जाएगी, एक्चुअल जो डिमांड है बची रहेगी पूरी, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर बचा रहेगा। चाहो तो आप इसको फॉर्मूले से निकाल लो, डीपीडी इक्वल टू ओपी, ओपी टर्गर प्रेशर कितना होता है फ्लैसिड सेल का, जीरो, तो ओपी माइनस टीपी जीरो, तो यहाँ से जीरो आ गया, ओपी आ गया। अगर वही पूछा है आपसे बताओ कि फ्री सॉल्यूशन, फ्री सॉल्यूशन का मतलब होता है बच्चे, मैंने बताया था कोई वेसल्स का, जो वेसल में कोई टेस्ट ट्यूब में कोई सॉल्यूशन रखा हुआ है। अब इस सॉल्यूशन का आपको पूछा गया टर्गर प्रेशर यहाँ का बताओ, डीपीडी बताओ, तो आपको पता है फ्री सॉल्यूशन मतलब नॉन लिविंग थिंग में आपका टर्गर प्रेशर तो आएगा नहीं। टर्गर प्रेशर तो लिविंग प्रॉपर्टी है, लिविंग सेल की प्रॉपर्टी है। तो फ्री सॉल्यूशन मतलब कोई अगर वेसल में सॉल्यूशन रखा है उसका टर्गर प्रेशर कितना हो जाएगा, जीरो, टर्गर प्रेशर जीरो, यानी पानी टर्गर प्रेशर जीरो, तो क्या क्या बच गया यहाँ पर बताओ, डीपीडी क्या हो गया, टर्गर प्रेशर जीरो, तो ओपी के बराबर बच गया आपका। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और कोई प्लाज्मोलाइज सेल है उसका डीपीडी पूछा तो कैसे निकालोगे बताओ। प्लाज्मोलाइज सेल मतलब बताओ उसमें पानी की कमी है कि पानी मिल रहा है उसको, उसमें तो बहुत ज़्यादा पानी कमी है सर, प्लाज्मोलिसिस हो गई सर, चिपक गई उसकी तो सेल मेम्ब्रेन, दूर हो गई सर सेल वॉल से, बहुत ज़्यादा पानी कम है। बहुत ज़्यादा पानी कम है, कैसे होगा बताओ, तो या तो फॉर्मूले में डाल लो या फिर डायरेक्ट ऐसे दिखा दो, ओपी प्लस टीपी, ओपी मतलब प्लस टीपी मतलब बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, बता रहे हैं ना, प्लस बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। कैसे आया बताओ, वही फॉर्मूले से आया है सर, ये देखिए, ये देखो फॉर्मूला, डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी करते हो आप, ओपी माइनस टीपी करते हैं। और टर्गर प्रेशर कितना होता है बताओ, प्लाज्मोलाइज सेल के लिए टर्गर प्रेशर क्या होता है, माइनस होता है। प्लाज्मोलाइज सेल में टर्गर प्रेशर माइनस होता है, बताया था मैंने। तो ओपी माइनस माइनस ऑफ टीपी, तो ओपी प्लस टीपी। तो ये सब चीज़ें कॉन्सेप्चुअली हम देख सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगाओगे काम आपका हो जाएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आएगा बताओ, ये देखो दो सेल दे दिया आपको, यहाँ पे दो कंटेनर दे दिया, बोलेगा कि इसका डीपीडी जो है वो 10 है, इसका डीपीडी जो है वो 5 है। अब पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, ए टू बी जाएगा, बी टू ए जाएगा। तो हम तो पढ़ के आते हैं, फिर हम हाई टू लो 10 से 5 करके चले आएंगे, गलत हो जाएगा। डीपीडी का मतलब ये अलग है ना बच्चे, डीपीडी का मतलब डिमांड ऑफ वाटर, क्या है, डिमांड ऑफ वाटर। इस चीज़ को बस याद रखो, पानी की ज़रूरत, इसकी पानी की ज़रूरत कितनी है 10, इसकी पानी की ज़रूरत कितनी है 5। तो पानी की ज़रूरत कम कहाँ है, पानी की ज़रूरत कम यहाँ पर है। तो पानी कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ जाना चाहिए। यहाँ पर 10 ज़रूरत है, यहाँ पर 5 ज़रूरत है, तो 5 ज़रूरत वाले से 10 ज़रूरत की तरफ जाएगा पानी। आ रही मेरी बात समझ में, तो कहाँ जाएगा डीपीडी, अगर इसकी 10 है इसकी 5 है, तो पानी कहाँ से कहाँ जाना चाहिए सर, सर 5 से 10 की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डीपीडी 10 मतलब रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई ना, रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई, यहाँ पर रिक्वायरमेंट कम है मतलब पानी ज़्यादा है, और पानी में से कहाँ जाता है, ज़्यादा से कम की तरफ। तो पानी कहाँ ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा कि यहाँ ज़्यादा, पानी यहाँ ज़्यादा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट 5 है। डीपीडी क्या बताता है, डिमांड ऑफ वाटर, पानी कितनी ज़रूरत है। यहाँ पर पानी की ज़रूरत 10 है मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पानी, यहाँ पर पानी की ज़रूरत 5 है, मतलब पानी की ज़रूरत कम है। तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, जहाँ पर कम ज़रूरत है मतलब यहाँ पानी ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है मतलब पानी कम है, तो पानी कम ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरत की तरफ जाएगा, फ्रॉम बी टू ए जाएगा यहाँ पर पानी। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेंगे क्वेश्चन हम इनके।
अब हम बात करेंगे इम्बाइबिशन के बारे में, देखते हैं क्या होता है ये। तो अगर हम बात करें बच्चे, जब हम किसी सीड को, देखिए ये सीड हमारी, इसको हमने ज़मीन में डाल दिया, ठीक है, सोविंग कर दी सीड की हमने, और जब इसको ज़मीन में डाल दिया जाता है तो क्या होता है, इसमें जब हम पानी डालते हैं, इसको ज़मीन में डाल के आ गया, पानी डाला हमने, ठीक है, तो जब हम पानी डालते हैं तो क्या होता है कि ये वाटर क्या होगा, ये वाटर इस सीड के अंदर एंटर करता है, ठीक है, सीड के अंदर ये पानी चला गया। चलिए, क्यों सीड के अंदर ये पानी चला गया? क्योंकि सीड के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि सीड पता है हमें डोरमेंट स्टेज में पड़ी हुई है, तो स्टोर्ड फूड मटेरियल इसने रखा हुआ है, खूब ज्यादा बना के अपने अंदर बचा के रखा हुआ है। तो इस सीड के अंदर क्या होगा, स्टोर्ड फूड मटेरियल बहुत ज्यादा होंगे, और वो सोल्यूट है, तो यहाँ पर सीड के अंदर का जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या होगा, वो कम होगा एज कम्पेयर टू बाहर सराउंडिंग के जो पानी वो ज्यादा मोबाइल होगा एज कम्पेयर टू इसके अंदर का, तो इसीलिए पानी क्या होगा, सीड के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सीड के अंदर पानी का जाना क्या हुआ, एक तरह का डिफ्यूजन है, पानी कहां से कहां जा रहा है बताओ, अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में पानी चला गया। अब वो सीड अंदर जाने के बाद, इस सीड के अंदर पानी जाने के बाद क्या होता है इस पानी का बच्चे, ये पानी क्या हो रहा है, ये जो अंदर ये जो ग्रेन्यूल्स पड़े हुए हैं, स्टोर्ड फूड जो पड़ा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब जो पड़ा हुआ है सारे सोल्यूट हैं, तो पानी इन सॉलिड कोलोइड यहाँ रखे हैं ना, ये सॉलिड कोलोइड मटेरियल इसके अंदर आपके रखे हुए हैं सीड के अंदर, पानी क्या करेगा, इन सॉलिड कोलाइड्स के ऊपर जाकर इकट्ठा हो जाएगा, एड्जॉर्ब हो जाएगा। आप पढ़ते हो सरफेस केमिस्ट्री में, एक आप पढ़ते हो एडजॉर्प्शन और एक आप पढ़ते हो एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है किसी चीज के अंदर चला जाना, वो एब्जॉर्ब हो गया। एडजॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्प्शन सरफेस फेनोमेना होती है। एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि कोई भी सबस्टेंस, कोई भी लिक्विड जो है वो उस सॉलिड के अंदर नहीं जाता, अगर अंदर चला गया तो क्या हो गया, वो तो एब्जॉर्प्शन हो गया, वो तो एब्जॉर्ब हो गई। एडजॉर्प्शन में क्या होता है, वो जो लिक्विड है वो इस सॉलिड के सरफेस पे बस अटैच रहती है, ऐसे सरफेस पे रहती है, इसके सॉलिड के अंदर नहीं जाती, बल्कि बस इसके सरफेस पर ऐसे अटैच हो जाती है जाकर, तो इसको हम बोलते हैं कि एडजॉर्प्शन। तो ये जो पानी सीड के अंदर गया है, ये पानी भी क्या होगा, ये पानी क्या करेगा, इन जो कोलोइड मटेरियल है, इन कोलोइड मटेरियल के सरफेस पे क्या हो जाएगा, ऐसे इकट्ठा हो जाएगा, और इस पानी के इकट्ठा होने की वजह से क्या होगा बताओ, इसके अंदर वाटर प्रेशर बढ़ेगा, ये प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। ये जो सरफेस होता है, जिसकी सरफेस पे ये जो सरफेस है, ये जो कोलोइडल मटेरियल है, ये कोलोइडल मटेरियल जिसके सरफेस पे पानी इकट्ठा हुआ है, इस कोलोइडल मटेरियल को हम बोलते हैं एडजॉर्बेंट। क्या बोलते हैं इसको हम, एडजॉर्बेंट या फिर इम्बाइबेंट, ठीक है। इम्बाइबेंट और एडजॉर्बेंट मतलब जिसकी सरफेस पर पानी इकट्ठा हो रहा है उसको बोलोगे एडजॉर्बेंट और इम्बाइबेंट, ठीक है। और ये जो लिक्विड क्या हुई, ये लिक्विड यहां पर इम्बाइब हुई है, ये लिक्विड क्या हो गई, यहां पर कोई लिक्विड आकर यहां पर इम्बाइब हो गई, मतलब इसके सरफेस पे आकर बाइंड हो गई, तो इसको बोलते हैं इम्बाइबिशन, ठीक है। इम्बाइबिशन, इम्बाइब हो गई सरफेस पे, एडजॉर्ब हो गई, एडजॉर्ब हो गई सरफेस पे इसके, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे ऐसे सारे जितने भी यहां पर ग्रेन्यूल पड़े, हर ग्रेन्यूल के सरफेस पे क्या होगा, पानी इकट्ठा होगा, पानी इकट्ठा होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो एडजॉर्बेंट है, ये जो कोलोइड है, ये एक तरह का प्रेशर लगाएंगे। अब प्रेशर क्यों नहीं लगाएंगे, प्रेशर लगना चाहिए, क्योंकि सर इस पे पानी इकट्ठा हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना इसका। ये जो एडजॉर्बेंट है, ये जो सॉलिड कोलाइड है, इस सॉलिड कोलाइड का क्या हो रहा है, इस सॉलिड कोलाइड का वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। सॉलिड कोलाइड का वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्यों, इसके पानी इकट्ठा होता चला जाएगा, इसका वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा, ऐसे सबका वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, अपने सराउंडिंग पर प्रेशर लगाएंगे, और इस प्रेशर का आउटकम क्या होता है, अगर हम सीड के रेस्पेक्ट में बात करें, जिसका हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, तो इसी प्रेशर की वजह से जो सीड कोट होती है, ठीक है बच्चे, जो सीड कोट है ये रप्चर कर जाती है, सीड कोट रप्चर कर जाएगी आपकी। ये सीड कोट क्यों रप्चर कर गई, तो यहां पर जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, इस इम्बाइबेंट की सरफेस पे जो पानी इकट्ठा हुआ है उसकी वजह से इसका वॉल्यूम बढ़ गया, ये प्रेशर लगाएंगे, और जब इस सरफेस पे प्रेशर लगेगा तो इस सीड कोट क्या हो जाएगी, सीड कोट टूट जाएगी, रप्चर कर जाएगी, और रप्चर कर जाएगी तो इसी कंडीशन के बाद क्या होता है बच्चे, अब इस सीड कोट के रप्चर करने के बाद ये इस सीड के अंदर जो आपकी रखी, ये जो एम्ब्रियो इसके अंदर है वो डिवाइड करता है, उसके अंदर डिवीजन होती है और वो बाहर फिर निकल कर आती है, और सीडलिंग ऐसे बाहर आ जाती है निकल के। तो सीड का जो जर्मिनेशन हुआ, इसी प्रोसेस को तो आप बोलते हो कि जर्मिनेशन, क्या बोलते हैं इसको हम, जर्मिनेशन की। सीड कोट क्या हो गई, हमारा सीड जो जर्मिनेट कर गया, सीड कोट उसकी टूट गई और वहां से सीडलिंग निकल कर बाहर आ गई। तो ये जो जर्मिनेशन है, ये जर्मिनेशन के पीछे क्या रीजन था, तो इस जर्मिनेशन के पीछे जो पूरा प्रोसेस मैंने समझाया आपको, यही है इम्बाइबिशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्बाइबिशन, कि पानी का डिफ्यूजन होना। और डिफ्यूजन क्यों हो रहा है, क्योंकि पानी जो है एक सरफेस पे जाकर इकट्ठा होता चला जा रहा है, इसीलिए पानी अंदर जाता चला जा रहा है, ठीक है। तो इम्बाइबिशन एक तरह का डिफ्यूजन होता है, और वो क्यों होता है, क्योंकि वाटर जो है वो सोलोइड की सरफेस पर इम्बाइब
एडजॉर्ब होता चला जाता है, उसकी वजह से यहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और ये पानी अंदर जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्बाइबिशन, की पानी का क्या हो रहा है, इम्बाइबिशन हो रहा है। ठीक है, तो इस लिख लेंगे एक बार इस चीज को, हम इम्बाइबिशन क्या समझा हमने। तो इम्बाइबिशन क्या होता है बच्चे, ये एक तरह का क्या है, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, एक तरह का डिफ्यूजन है इम्बाइबिशन। और कब हो रहा है ये होता है व्हेन वाटर इज एडजॉर्ब्ड, याद रखना एडजॉर्ब्ड मतलब सरफेस पर अटैच हो रहा है बाई सॉलिड। और ये सॉलिड कैसा होना चाहिए, जिसकी सरफेस से पानी इकट्ठा हो रहा है, सर वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होना चाहिए, तभी तो पानी को अटैच कराएगा। तो ये जो कोलॉइड है, ये कोलॉइड कैसा होना चाहिए, हाइड्रोफिलिक नेचर का कोलॉइड होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को आप बोलोगे कि इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन की वजह से क्या हुआ, तो आपने क्या देखा, इट लीड टू इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ इम्बाइबेंट। इम्बाइबेंट मतलब ये सॉलिड कोलॉइड, इस सॉलिड कोलॉइड का वॉल्यूम बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, बताओ। एकदम बढ़ गया, क्योंकि सर इसके ऊपर पानी इकट्ठा होता चला जा रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा इम्बाइबेंट का। तो इम्बाइबेंट का जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो क्या कर रहे हो, प्रेशर लगा रहे हैं, तो सो द प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय इम्बाइबेंट। तो ये सॉलिड कोलॉइड है, प्रेशर लगाएगा, क्यों लगाएगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम बढ़ गया। और उसी प्रेशर की वजह से हम अलग अलग चीज करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने सीड का जर्मिनेशन करा दिया। ठीक है, इम्बाइबिशन के लिए क्या जरूरी है बच्चे बताओ, इम्बाइबिशन सर पानी का डिफ्यूजन है, तो डिफ्यूजन के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए। वही लिखा इन्होंने क्या, कि वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट होना चाहिए, कि अंदर पानी कम रहेगा, बाहर पानी ज्यादा रहेगा, तभी पानी अंदर जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो पैसिव प्रोसेस है, डिफ्यूजन है, और डिफ्यूजन को कराने के लिए क्या चाहिए होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनी होनी चाहिए। तो वही उन्होंने बोला है कि इम्बाइबिशन कराने के लिए वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है बिटवीन एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट मतलब जिसके सरफेस पे पानी को अटैच होना है, एंड लिक्विड, जिस लिक्विड को इम्बाइब होना है और जिसकी सरफेस पे इम्बाइब होना है, उनके बीच में वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट होना चाहिए, तभी जाकर ये पानी इसकी सरफेस पर अटैच होगा। सही बात है, क्योंकि एक तरह का डिफ्यूजन है, तो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पर रहनी चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए, तो एफिनिटी भी होनी चाहिए, तभी तो वो इसको अटैच करा पाएगा, जो मैंने अभी बताया आपको। ये कोलॉइड कैसा होना चाहिए, हाइड्रोफिलिक नेचर का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, हाइड्रोफिलिक, क्योंकि जब सर हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा तभी ये पानी को अट्रैक्ट करेगा अपने सरफेस पर। अगर ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा तो पानी को तो रिपेल करेगा ये। तो इसी चीज को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो हमने समझा वहां पर, कि एफिनिटी होनी चाहिए किसके बीच में, एडजॉर्बेंट मतलब जिसकी सरफेस से पानी को अटैच होना है, एंड लिक्विड, लिक्विड मतलब जिस लिक्विड को अटैच होना है। ठीक है, जिस लिक्विड को अटैच होना है और जिसकी सरफेस पर अटैच होना है, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एफिनिटी होनी चाहिए, दोनों सेम नेचर के होनी चाहिए। पानी है तो सर ये भी कोलॉइड भी हाइड्रोफिलिक नेचर का होना चाहिए, देखा अभी हमने। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट को हमारी एनसीईआरटी में दो एग्जांपल दे रखे हैं। एक तो आपका जो मैंने आपको बताया कि सीड का जर्मिनेशन, सीड के जर्मिनेशन के पीछे यही इम्बाइबिशन की वजह से हो रहा है। और जो दूसरा आपकी एनसीईआरटी लिखती है प्री हिस्टोरिक मैन, प्री हिस्टोरिक मैन की कहानी क्या बताती है, वो कहती है कि पहले के जो लोग थे वो पत्थर को तोड़ने के लिए इम्बाइबिशन प्रोसेस का यूज करते थे। कैसे क्या करते थे, वो दो पत्थर की जो क्रेविसेस होती हैं, जो दरारें होती हैं, उसमें क्या करते थे बताओ, उसमें लकड़ियां डाल देते थे, और लकड़ियां डालने के बाद उस पर क्या करते थे, उन पर पानी डालते थे लकड़ी पे। अब लकड़ी पे, वुड पे जब पानी डालोगे तो क्या होगा, वुड के अंदर पानी जाएगा, और वुड के अंदर जो कोलॉइड है, इस कोलॉइड की सरफेस से पानी इम्बाइब हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, तो इस कोलॉइड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल क्या होगा, इस वुड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये ओवरऑल वुड क्या करेगी, फैल जाएगी। ठीक है, पानी को इम्बाइब करके वुड का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, और इस वुड के फैलने की वजह से क्या होगा, जब ये वुड फैलेगी तो अगल बगल प्रेशर लगाएगी, तो ये जो पत्थर है बच्चे, रॉक है, ये रॉक की वेदरिंग हो जाती है, रॉक टूट जाते हैं। ठीक है, तो रॉक की वेदरिंग के कराने के लिए यूज किया जाता था इम्बाइबिशन को प्री हिस्टोरिक मैन द्वारा। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के बारे में। ठीक, तो जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात आती है, यानी हमें समझ में आ गया कि सर अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम जो ये लीफ का जो फूड बना हुआ है, लीफ में जो फूड है, इसको हम भेजने वाले हैं कहाँ पे, रूट्स तक। और रूट्स ने जो पानी एब्जॉर्ब किया उसको उठाकर हमें भेजना है कहां तक, लीफ तक। सर इसको बोलेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो कहीं ना कहीं एक तो बात यहीं पर समझ में आ गई, सर जब इतना लंबा आपको काम करना है तो यहाँ पर आपको किसकी जरूरत पड़ेगी बताओ, जाइलम, फ्लोएम, इन सब की जरूरत तो पड़ने वाली है। यहाँ पर इन्हीं सब चीजों के लिए तो बने ही है जाइलम, फ्लोएम, हमारी जो वेस्कुलर टिश्यू है इन्हीं के लिए बनी है। यानी सर हमने देखा था कि हमारा जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट था उसके लिए हमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं चाहिए थे, लेकिन जब हम बात करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की तो किसकी हेल्प से करेंगे हम ये काम, विद द हेल्प ऑफ हर वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वेस्कुलर टिश्यू चाहिए होगी, जाइलम, फ्लोएम चाहिए होंगे, वो कराएंगे। ठीक है, चलिए अब बात ये हो गई कि कौन कराएगा वो हमने देख लिया, अब कैसे होगा वो हमें देखना है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए बच्चे आप समझो एक चीज को, यहां पर क्या करने वाले हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो है वो चीजों का ट्रांसपोर्ट कुछ इस तरीके से कराया जाता है। मान लो जैसे आप एक बहती हुई रिवर देखते हो, फ्लोइंग रिवर अगर आप देखते हो, ठीक है, उस अगर
नदी में क्या करो, अगर आप एक पत्थर डाल दो वो भी एक ही डायरेक्शन में जाएगा, उसमें मट्टी डाल दो वो भी उसी डायरेक्शन में जाएगा जिधर क्या हो रहा है, जिधर इस रिवर का फ्लो है, ठीक है। या फिर एक बहुत बड़ा विशाल कोई पेड़ है, बहुत ही ह्यूज कोई ट्री है, अगर वो भी गिर जाए उसमें, तो आपने नोटिस किया होगा वो भी क्या होता है, वो उसी डायरेक्शन में चलता है जिस डायरेक्शन में आपके पत्थर, मिट्टी और पानी का फ्लो हो रहा है। हमारी बात समझ में, यानी सर हमें समझ में आ गया सर कि यहां पर हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए भी क्या करेंगे, एक ऐसा ही कुछ बहाव पहले तैयार करेंगे, जिस बहाव में क्या करेंगे, चीजों को डालेंगे, इसी फ्लो में क्या करेंगे, चीजों को डालेंगे, और ये बहाव अपने साथ उन चीजों को जितनी दूर लेकर जाना है लेके चला जाएगा। अब ये कैसे होता है वो मैं आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल यही हमें समझना है यहां पर। लेकिन अगर एक बात करें, खुद बताओ, रिवर इतना तो हम लोग बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 5th-6th क्लास से आपको बताया जाता है कि जो रिवर है, रिवर का फ्लो किधर से किधर होता है, हाई टू लो, ठीक है, कि हाँ ऊपर से पहाड़ों से गिरकर आ रही है, नीचे जाकर समुद्र में मिल गई, तो कहीं ना कहीं प्रेशर ग्रेडियंट बना है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बहते रहती है रिवर। यानी सर यहां पर भी अगर आपको ये चीज करानी है, अगर आपको इस तरीके का रिवर के जैसा फ्लो लाना है, रिवर के ऐसा फ्लो लाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ एक प्रेशर डिफरेंस पहले क्रिएट करना पड़ेगा कि कहीं हाई प्रेशर हो और कहीं लो प्रेशर हो, ताकि उस हाई टू लो चीजें अपने आप बहना शुरू हो जाए। और फिर उसमें हम क्या करेंगे, मिनरल्स को डाल देंगे, वो भी ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, फूड को डाल देंगे, वो भी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कहीं ना कहीं ये हमारा ट्रांसपोर्ट कैसे होने वाला बताओ, हाई टू लो, मतलब प्रेशर डिफरेंस की वजह से ट्रांसपोर्ट करेंगे हम अपना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और इस तरह के ट्रांसपोर्ट को जो आप बल्क में, मास में, ठीक है, एक लार्ज ह्यूज अमाउंट में जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, इसको हम बोलते हैं मास फ्लो और बल्क फ्लो, ठीक है, मास फ्लो और बल्क फ्लो, ठीक है। तो इन्हें में समझ में आ गया कि अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना है तो हम कैसे कराएंगे, फूड वाटर मिनरल्स का तो कराते हैं भाई मास फ्लो और बल्क फ्लो सिस्टम। ये क्या होता है मास फ्लो बल्क फ्लो सिस्टम, कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, कैसे जनरेट करेंगे इस सिस्टम को, वो हमें देखना, उसकी मैकेनिज्म देखनी है, ठीक है। और ये हमारे मास फ्लो सिस्टम किसकी वजह से होगा, कैसे जनरेट होगा, एक हाई टू लो कैसे चीजें जाएंगी सर, वहां पर प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो होता है ये होता है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, इसकी वजह से मास फ्लो सिस्टम होता है। और मास फ्लो सिस्टम को मैंने आपको समझा दिया, इसका मतलब आप समझो क्या, जैसे रिवर में पानी बह रहा है वैसे ही आप चीज़ों को बहाओगे और ऐसे एक स्ट्रीम तैयार करनी है, तो रिवर में आपने नोटिस किया होगा कि सारी चीज़ें एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, चाहे आप छोटी चीज़ डालो चाहे बड़ी चीज़ डालो, किसी भी तरह का सामान डालो एक ही डायरेक्शन में, जिधर रिवर का फ्लो है उधर ही बहेगा वो। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हमें क्या मिलेगा जिस सबस्टेंस को हमें ट्रांसपोर्ट कराना है, अगर वो सबस्टेंस चाहे सॉल्यूशन की फॉर्म में हो या फिर वो मिक्सचर जो है या फिर सस्पेंशन की फॉर्म में वो मिक्सचर हो, पढ़ते हो सॉल्यूशन, कोलोइड, सस्पेंशन, तो आपका सॉल्यूशन नहीं मैटर करता कि सॉल्यूशन आपका जो मिक्सचर है, ठीक है, वो जो मिक्सचर जिसको आप ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो वो मिक्सचर आपका सॉल्यूशन की फॉर्म में है कि सस्पेंशन की फॉर्म में है, कोई मतलब नहीं। यहाँ पर सारी चीजें क्या होंगी, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगी, जैसे कि बहते हुए रिवर में चीजें फ्लो करती हैं। मैंने भी बताया आपको, चाहे पेड़ गिरेगा वो भी उधर ही जाएगा, पत्थर गिरेगा वो भी उधर जाएगा, एक आप उसके ऊपर एक पेपर डाल दो वो भी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। सारी चीजें क्या होंगी, एक ही डायरेक्शन में एक ही रेट से क्या होंगी, वो सेम पेस सेम रेट और एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगी, जैसे कि फ्लोइंग रिवर में चीज चलती है। अब सबसे बड़ी बात आई कि सर ये हम मास फ्लो सिस्टम जनरेट कैसे करेंगे, इस मास फ्लो सिस्टम को कैसे जनरेट किया जाए। तो इस सिस्टम को जनरेट करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम पॉजिटिव या तो निगेटिव, या तो पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट बनाओ, प्रेशर ग्रेडियंट तो दोनों जगह बनाना पड़ेगा क्योंकि प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही चीजें जाएंगी, या तो आप पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट बनाओ या तो फिर आप निगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट बनाओ। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझने की कोशिश करो। पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का अगर प्रैक्टिकल मतलब समझें तो आपके घर में जो मोटर लगा रहता है, मोटर पानी निकालने वाला बच्चे जो मोटर होता है, उस मोटर का काम क्या होता है, समझ लो मोटर ही बच्चे, ठीक है। तो इस मोटर का काम क्या होता है, इसमें आप पाइप लगा देते हो, ये मोटर क्या करता है बताओ, पानी को पंप करता है इस पाइप में, ठीक है, ऐसे पंप कर रहा है। और इस पानी, यहाँ पर जो पानी आगे की तरफ फ्लो करता है, वो पानी आगे की तरफ क्यों फ्लो कर रहा है, क्योंकि पीछे से पानी उसमें ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अरे भाषा में पीछे से जो पानी ऐड हो रहा है उसकी वजह से पानी आगे चल रहा है। और अगर किसी चीज के ऐड होने की वजह से कोई प्रेशर जनरेट हो रहा हो तो उसको आप बोल देना आज के बाद कि वो पॉजिटिव प्रेशर है, ठीक है। अगर किसी चीज के ऐड होने की वजह से क्या हो, प्रेशर जनरेट हो, तो उसको आप कह देना कि वो पॉजिटिव प्रेशर है। बात समझ में आ गई।
यानी एक तो काम ये कर सकते हैं, पॉजिटिव प्रेशर से भी क्या करोगे, यहाँ पर ऐड करोगे तो प्रेशर यहाँ हाई हो जाएगा, जहाँ पर ऐड नहीं करें वहाँ प्रेशर लो है, तो हाई टू लो प्रेशर चीजें जाएंगी बल्क में। देखते हो घर में आप मोटर क्या काम कर रहा है आपका। और जो दूसरा तरीका है, जिस तरीके से हम इसको फ्लो करा सकते हैं, वहां पर भी प्रेशर ग्रेडियंट तो बनाना पड़ेगा, हाई टू लो प्रेशर बनाना पड़ेगा, हाई टू लो तभी चीजें जाएंगी। लेकिन जो दूसरा तरीका है जिससे हम हाई टू लो बना सकते हैं वो है, आप अगर देखे होंगे बच्चे, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक अगर पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक जब आप पीते हो तो कैसे, अगर स्ट्रॉ से आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो कैसे पी रहे हो बताओ, इस स्ट्रॉ से सक करते हो, सक करते हो तो क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल, आप एक जो भी पानी पी रहे हो, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, जो भी है वो जो मॉलिक्यूल है वाटर मान लो, उस वाटर का एक मॉलिक्यूल आपके माउथ में गया, तो नीचे बाकी सब वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये पूरी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, और जिसकी वजह से बैक टू बैक सब फ्लो होना शुरू हो जाता है। देख रहे हो, वो लाइन लगी रहती है, लाइन से आप क्या सक करते चले जाते हो और आप आराम से उसको पीते हुए चले जाते हो, जिस चीज़ को भी आप ड्रिंकिंग के पर्पस में ले रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं समझ में आ गया। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी हाई टू लो चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, हाई टू लो चीज़ें चल रही हैं, ठीक, खींचा जा रहा है इधर, तो चीज़ें अपने आप असेंड कर रही हैं प्रेशर डिफरेंस की वजह से। यहाँ पर भी प्रेशर डिफरेंस हो रहा है, ठीक है, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चीज़ें जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो हाई टू लो चीज़ें जा रही हैं, प्रेशर ग्रेडियंट तो यहाँ पर भी हमने डेवलप कर लिया, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें क्यों जा रही हैं, किसी के ऐड होने की वजह से कि रिमूव होने की वजह से। तो आप साफ साफ देख रहे हो कि यहाँ पर रिमूव हो रहा है, उस रिमूवल की वजह से ये प्रेशर जनरेट हो रहा है, जिससे कि ये चीज़ें असेंड कर रही हैं। तो यहाँ पर रिमूवल की वजह से, हटाने से, किसी चीज़ को हटाने से ये जो है प्रेशर जनरेट हुआ है। और अगर किसी चीज़ को हटाने से कोई प्रेशर जनरेट होता है तो उस प्रेशर को आप आज के बाद बोलोगे निगेटिव प्रेशर। क्या बोलोगे, निगेटिव प्रेशर। अगर किसी चीज़ की एडिशन से कोई प्रेशर जनरेट हो रहा है तो उसको आप बोलोगे पॉजिटिव प्रेशर। और किसी चीज़ के अगर रिमूव करने से, हटाने से प्रेशर जनरेट हो रहा है तो उसको आप बोलोगे निगेटिव प्रेशर। और जो सक्शन, स्ट्रॉ के थ्रू सक करते हो, वहां पर रिमूव करते हो, इसीलिए चीज़ चढ़ती चली जाती हैं, आप हटा रहे हो इसलिए चीज़ें ऊपर आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिमूवल की वजह से हो रहा है, तो इसको हम बोल देंगे निगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। देखो एग्जांपल भी लिखा हुआ है, गार्डन हॉस पाइप जो आप, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर निगेटिव में क्या होगा, सक्शन थ्रू स्ट्रॉ के थ्रू जो सक कर रहे हो वहाँ पर निगेटिव प्रेशर होता है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको डिटेल में अब आप पढ़ाने वाला हूँ इसे निगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में समझाने वाला हूँ, किस तरीके से आपको ये हेल्प करेगा, प्लांट को कैसे ये हेल्प कर रहा है निगेटिव प्रेशर क्या करने के लिए, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, देखते हैं, पहले हम निगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बारे में बात करेंगे, फिर पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी देखेंगे कैसे होता है। तो ये हम जो पढ़ने वाले हैं बच्चे, जो निगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में आप पढ़ने वाले हो, ट्रांसपोर्ट के बारे में, वो है आपका ट्रांसपिरेशनल पुल। क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशनल पुल। देखते हैं ये ट्रांसपिरेशनल पुल किस तरीके से काम करता है और कैसे ये चीज़ों को असेंड कराने में, ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करने वाला है।